गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अच्छा चलिए, जितने लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, मीटिंग में ज्वाइंड हैं, मैं उन सब से एक बार ये बात पूछ लूँ, जितना कल हमने ब्रांच को डिस्कस किया, क्या उतना आपने एक बार गो थ्रू किया? एंड इज़ दैट क्लियर एंड फाइन? आर यू ओके, कंफर्टेबल? वेलकम जी, कैसे हो आप? बिल्कुल एकदम बढ़िया, मस्त हूँ मैं। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? ओके, ऑल राइट, सो यू हैव गॉन थ्रू इट, दैट्स वेरी नाइस। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आज डे नंबर 2 या पार्ट 2 कह सकते हो आप ऑफ आर रिविजन ऑफ अ ब्रांच। कल हमने एक मेजर चंक ब्रांच का रिवाइज कर लिया इकट्ठा, एंड अब बचा हुआ पोर्शन को हम रिवाइज करेंगे ताकि आपका पूरा ब्रांच का जो कॉन्सेप्ट पार्ट है वो कम्प्लीटली आपके ग्रुप में रहे। लेट्स बिगिन। हमारे पास आता है, जिस पॉइंट पे मैंने कल छोड़ा था वहीं से मैं पकड़ रही हूँ। सो वी वर ऑन दिस विच इज़ योर स्टॉक एंड डेटर मेथड, जिसमें मैंने तुमको स्टॉक ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना सिखा दिया था, जो कि आईपी के हिसाब से, दैट मीन्स इनवॉइस प्राइस के अनुसार बनता है। ओपनिंग स्टॉक आ गया, ये सब चीज़ें हमने समझ ली थी। ऑल्सो हमने ब्रांच डेटर भी समझ लिया था। उसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट मेजर पोर्शन समझ लिया था, एंड ब्रांच P&L। अब आती है बात क्या? अब आती है बात लॉसेस की। भाई, चाहे अब नॉर्मल लॉस हो चाहे नॉर्मल लॉस हो, कहीं ना कहीं दोनों ही केस के अंदर तुम्हारा स्टॉक कम हो रहा है, और इसी वजह से हम इसको क्रेडिट साइड में लिख के चलते हैं। ठीक, तो क्रेडिट में तो मैम ये आ गया। अब करना क्या है, एग्जाम के लिए प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस, वो सारा का सारा नॉर्मल लॉस आपके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाता है। और जब मैं बात करती हूँ आपके अबनॉर्मल लॉस की, तो इसका जो लोडिंग वाला पोर्शन है वो आपके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में यहाँ डेबिट में आ जाएगा, और आपका जो ब्रांच का P&L अकाउंट है इसमें आपका अबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट वाला पोर्शन आएगा। इसको मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि तुम रिलेट करके याद रखो। जैसे मैं कहूँ लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे अबनॉर्मल होते हैं कहीं ना कहीं, तो भाई इनको यहाँ तो डालोगे ही। डालने के बाद जो लोडिंग वाला पोर्शन है उस मात्र को यहाँ अनलोड करोगे, और बचा हुआ जो तुम्हारा एक्चुअल लॉस हो रहा है वो हम 11 स्टैंडर्ड से अपने P&L में दिखाते आए हैं, तो बस यहाँ पे आप अपने अबनॉर्मल लॉस को दिखा दोगे। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंटली। अबनॉर्मल लॉस यहाँ पे आएगा पहले क्रेडिट में, पूरा स्टॉक हमारा कम हो रहा है, उसके बाद ये आने वाला है तुम्हारे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में लोडिंग वाला पार्ट, और जो कॉस्ट वाला पोर्शन है वो ब्रांच P&L के डेबिट में आ जाएगा। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी। हम आगे जा रहे हैं, बट मुझे एक बात, तुम ये तो बताओ कि तुम्हारा मॉक टेस्ट आना है और तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है। सो लाइक हाउ इज़ द प्रिपरेशन गोइंग ऑन? इट जस्ट गॉट रिमाइंडेड, तो मैं बीच में इंटरप्ट करके बोल रही हूँ। हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? इट्स गोइंग ऑन वेल, वेरी नाइस। What about others? All good? Any चिंता? Any फिक्र? Any tension? It's going on well. Very nice. Very good. चलिए, बढ़िया, ग्रेट। देन यहाँ तक का हमारा पोर्शन होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं आगे और एक छोटा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ डुअल प्राइसिंग पॉलिसी का। ओके, चलो, दैट्स अमेजिंग, बढ़िया। सो डुअल प्राइसिंग पॉलिसी का एक छोटू सा कॉन्सेप्ट आता है, लेट्स चेक दैट आउट। इफ ब्रांच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेमोरेंडम अकाउंट्स एंड कैलकुलेट प्रॉफिट। क्या हेड ऑफिस ने ब्रांच से कहा कि आपको अकाउंट्स बनाने हैं? अभी तक तो हम क्या पढ़ते आए कि ब्रांच कुछ नहीं बनाता, ब्रांच सिर्फ रफ में चीज़ों को लिख लेता है, और वो इन्फॉर्मेशन किसको दे देता है? हेड ऑफिस। बट यहाँ क्या बोला जा रहा है, ब्रांच को अगर बोला जाए, क्या बोला जाए कि आप मेमोरेंडम अकाउंट्स बना लें और प्रॉफिट कितना है वो कैलकुलेट कर लें। पढ़ो आगे। समटाइम्स ब्रांच इज नीदर फुली डिपेंडेंट नॉर फुली इंडिपेंडेंट। अब ये क्या मतलब है? डिपेंडेंट मतलब हम कुछ अकाउंटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, आप करोगे अकाउंटिंग। और फुली इंडिपेंडेंट का मतलब हम अपनी अकाउंटिंग पूरी खुद करेंगे। तो कभी कभी बीच की कहानी हो जाती है, नीदर फुली डिपेंडेंट नॉर फुली इंडिपेंडेंट, तो आप अपनी खुद की भी बुक्स नहीं बनाओगे। बट ऐसा भी नहीं है कि आप अकाउंटिंग करोगे ही नहीं, आप करोगे कुछ बेसिक चीज़ों का कैलकुलेशन, जैसा हम आपसे कहें बस उतना करने को। ठीक है, पढ़िए। जनरली दिस हैपेंस व्हेन हेड ऑफिस प्रोवाइड मोर इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ डे टू डे एक्शन। डेली के जो भी डिसीजन हैं, डे टू डे एक्शन है, वो आप लेते चलिएगा। जो डेली के डिसीजन है, डे टू डे एक्शन है, वो आप लेते चलिएगा। और कह रहे हैं आगे, एंड हेड ऑफिस कंट्रोल्स लिमिटेड आइटम्स। तो जो मेन चीज़ें हैं, मुद्दे की बातें हैं,
उन पे तो निगाह रख के चल रहा है, लेकिन डेली बेसिस पे थोड़ी लिबर्टी दी हुई है। कह रहा है जो आपका हेड ऑफिस है उसको आपको ऐसे ट्रीट करना है, सोचना है जैसे कि वो होल सेलर है और जो ब्रांच है वो रिटेलर है। तो वो कंज्यूमर से अल्टीमेटली डील कर रही है। खरीद के सामान कौन ले आता है? हेड ऑफिस। वो ब्रांच को दे देता है और कुछ हो सकता है इनवॉइस प्राइस पे दे देता हो, और फिर वो किसको सेल कर रहे होते हैं? कंज्यूमर्स को सेल कर रहे होते हैं। आगे कह रहे हैं ऑल्सो ए ब्रांच इज अलाउड टू परचेज एंड सेल गुड्स विदाउट इन्वॉल्विंग हेड ऑफिस। तो कह रहे हैं डायरेक्टली मार्केट से कहीं से भी हम सामान खरीद भी सकते हैं और बेच तो सकते ही हैं बिना हेड ऑफिस के इंटरवेंशन के। ब्रांच विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेमोरेंडम अकाउंट्स। तो आपको मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाने को ब्रांच को दिए जा सकते हैं कि यू हैव टू मेक इट, और कैलकुलेट करके रखो प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है यूजिंग कौन सा? स्टॉक एंड डेटर मेथड और फाइनल अकाउंट्स मेथड। अब स्टॉक एंड डेटर या फाइनल अकाउंट्स ही क्यों यूज़ करना है? कोई मुझे जवाब दे सकता है इसका? मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाने को बोला जा सकता है ब्रांच से कि ये आप खुद बनाइए अंडर स्टॉक या डेटर मेथड या फाइनल अकाउंट्स मेथड। यही दो मेथड क्यों कहे? कोई दूसरा मेथड क्यों नहीं कहा? तीसरा क्यों नहीं कहा? डेटर्स मेथड क्यों नहीं कहा? कैन समबडी गिव मी आंसर फॉर दिस? If someone can give me answer for this in the chat box, let's see. Let's see. Anybody? क्या? बिकॉज ये अब डेटर्स नहीं रहा ब्रांच। द पॉइंट इज एक्चुअली वो जो डेटर्स मेथड लगता है वो लगता है एक्चुअली ओरिजिनल बुक्स के अंदर जल रहा होता है, वो रियल बुक्स का पार्ट है। और मेमोरेंडम तो होते ही ये दो हैं, फाइनल अकाउंट्स और कौन सा? स्टॉक एंड डेटर। तो वहाँ पे जब हेड ऑफिस उसको बना रहा होता है तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा होता है? ब्रांच। तो ब्रांच से कह दिया हम नहीं बना रहे, तुम खुद ही बना के दे दो, हमें हम नहीं बना रहे, तुम खुद ही बना के दे दो। जबकि जो डेटर्स मेथड है उसके अंदर तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है? हेड ऑफिस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। हेड ऑफिस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है मैंने इतना निवेश किया, मैंने इतना पैसा निकाला, मैंने इतना पैसा डाला, इतना मेरा बैलेंस बचा है। तो वो तो हेड ऑफिस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा होता है और इट्स पार्ट ऑफ द ओरिजिनल बुक्स, मेन बुक्स। और ये जो है तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स मेथड और तुम्हारा स्टॉक एंड डेटर मेथड, ये ही है मेमोरेंडम मेथड्स, जिनको बना भले हेड ऑफिस रहा था लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे थे? ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे थे। अगर ब्रांच अपना पीएनएल खुद बनाता तो ऐसे ही बनाता, ब्रांच अपना डेटर अकाउंट बनाता, स्टॉक अकाउंट बनाता तो ऐसे ही बनाता। तो हेड ऑफिस ने कहा अब हम नहीं बना रहे, अब तुम खुद ही बना लो। वह इतना सही फर्क है, इतना ही फर्क है। आगे पढ़ो। दिस विल बी डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है? ब्रांच के। तो ये पॉइंट आपको होना चाहिए क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। यहाँ पे मैं 1 मिनट देख रही हूँ। हेड ऑफिस है, ब्रांच है, ना बेचारी डिपेंडेंट है कम्प्लीटली, ना इंडिपेंडेंट है। थोड़ा परमिशन दे दी, परचेज वर्चेज अपने नाम से कर सकते हो, खुद खरीद सकते हो, कुछ डेली के डिसीजंस ले सकते हो, लेकिन मेन कंट्रोल हेड ऑफिस ही कर रहा है। तो हेड ऑफिस इनसे कह सकता है कि आप क्या करें, आप अपनी अकाउंटिंग, बट कौन सी वाली? मेमोरेंडम वाली खुद कर लीजिए, दोनों में से कोई भी मेथड कर लीजिएगा अप्लाई, और हमें प्रॉफिट लॉस क्या निकल के आ रहा है वो बता दीजिए। आई थिंक आपको आइडिया हो चुका है इस बात का। अब हम जा रहे हैं आगे। एग्जाम में आने वाला एक बड़ा कॉमन एरिया, वेरी कॉमन, बहुत कॉमनली आस्क्ड, दैट इज़ योर इंडिपेंडेंट ब्रांच। इसके ऊपर जर्नल एंट्रीज हर कभी इंस्टीट्यूट पूछ ही लेता है, मॉड्यूल में भी भरे हुए हैं क्वेश्चन उसके ऊपर। सो लेट्स बिगिन दिस, और इसका डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। क्या समझें हम इंडिपेंडेंट ब्रांच से? हेड ऑफिस है और भाई ब्रांच है। तो जो ब्रांच है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करने वाली है, अपने डिसीजंस कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली खुद ले रहे हैं। दे हैव गॉट मेजर अमाउंट ऑफ लिबर्टी एंड दे आर मेकिंग देयर ओन रियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसा। सो दे आर बेसिकली वर्किंग एज इफ दे आर 2 सेपरेट एंटिटीज। प्लीज नो दिस, दे आर वर्किंग एज इफ दे आर 2 सेपरेट एंटिटीज। तो ये अपनी अकाउंटिंग खुद करके चलते हैं और ये अपनी अकाउंटिंग खुद करके चलते हैं एज इफ दे आर 2 सेपरेट एंटिटीज। सो प्लीज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी इंडिपेंडेंट ब्रांच आ रहा है दे आर गोइंग टू पास देयर एंट्रीज एज इफ दे आर सेपरेट फ्रॉम द हेड ऑफिस, 2 डिफरेंट एंटिटीज। दिस इज टू बी टेकन केयर ऑफ। अब हम जर्नल एंट्री पे आ रहे हैं। गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, व्हाट इज इट? गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। अब इसको सोचिए ज़रा, हेड ऑफिस की बुक्स में अगर हम एंट्री कर रहे होते हैं, हेड ऑफिस, हम अभी हेड ऑफिस है, ब्रांच को हमने गुड्स भेजे। अगर हम किसी को बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं। अब सेल्स ना लिखते हुए हम ब्रांच को भेज रहे हैं तो गुड सेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा गुड सेंट टू ब्रांच। और किसी को बेचते हैं उधार, अगला डेटर बनता है। अब यहाँ वो डेटर नहीं बन रहा, मतलब नाम डेटर नहीं लिखेंगे, क्या नाम लिख लेंगे? ब्रांच। तो ये आ गया ब्रांच टू गुड सेंट टू ब्रांच, मतलब डेटर और सेल्स एक्चुअली एक रिप्लेसमेंट कर दिया। दूसरी बात पे आ जाओ, ब्रांच इसको खरीद रहा है। एंट्री क्या करते हैं हम नॉर्मली खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज ना लिखते हुए क्या लिखेंगे? गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच या गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। तो क्रेडिटर जो क्रेडिट करते हैं तो हेड ऑफिस को हमने क्रेडिट कर दिया कि कल को हमको इनको इतना पेमेंट करके चलना है। अगली पॉइंट पे आओ, गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच।
वापस, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। तो अपने पास अब सेल्स रिटर्न है, एंट्री क्या होती है नॉर्मली, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब यहाँ सेल्स रिटर्न ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू डेटर की जगह ब्रांच, ये वापस कर रहे हैं। तो इनके लिए वही चीज़ सोचो क्या बन रही है। सो इट्स अ काइंड ऑफ परचेज रिटर्न फॉर देम। परचेज रिटर्न एंट्री सोचो, एंट्री सोचो क्या होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, लाइबिलिटी कम हो जाती है। तो हेड ऑफिस टू परचेज रिटर्न की जगह गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ये जो अकाउंट है यही यूज़ कर लिया, नया अकाउंट नहीं ओपन किया है। आगे देखिए, कैश सेंट टू ब्रांच। आप किसी को कैश भेजते हो तो आपका कैश कम होगा और कल को वो पैसा आप सामने वाले से वापस ले सकते हो, वापस ले सकते हो। तो एंट्री क्या जाएगी, ब्रांच टू कैश, ब्रांच टू कैश। डेबिट करके हमने उनको हमारा डेटर बना लिया कि कल को हमें इनसे ये पैसा वापस लेना है जो हमने ना आज दिया है, और टू कैश आ गया, पैसे हमारे पास से जा रहा है, इनके पास पैसा आ रहा है। सो व्हाट विल बी दी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। और जो ये पैसा आज मिला है हमें, ये पैसे को कल को उन्हें वापस करना पड़ सकता है, वेरेवर दे आस्क फॉर। तो ये आपका आ जाएगा टू हेड ऑफिस, लाइबिलिटी बढ़ा ली गई है, लाइबिलिटी बढ़ा ली गई है। मुझे ये बताओ क्या यहाँ तक की तीनों एंट्रीज फुल कंट्रोल में है तुम्हारे, आर यू क्लियर विद इट, समझ में आ गई है यहाँ तक सारी बात, यहाँ तक बात आप हमारे साथ, हम आपके साथ, बिल्कुल सही। ओके 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 परफेक्ट, ठीक है, ओके डन। हम जाते हैं आगे नंबर 4, कैश सेंट टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच। तो हेड ऑफिस के पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है, ब्रांच से, कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है, ब्रांच से। तो ब्रांच शब्द लिखने की जगह जो कॉमनली टर्म यूज होता है, द टर्म इज रेमिटेंस। व्हाट इज द टर्म, जब भी पैसा आता है, सो द टर्म इज रेमिटेंस, रेमिटेंस याद रखना, कैश अकाउंट डेबिट टू रेमिटेंस करके आ जाएगा। या तो हम चाहें तो सीधे लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, एनी ऑफ देम कैन बी रिटन, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट विल वर्क। यहाँ पे दूसरे की बात करें तो वो कैश दे रहा है, ब्रांच इज गिविंग कैश, उसके पास से कैश जा रहा है, किसको दे रहा है, हेड ऑफिस। तो भाई हेड ऑफिस या रेमिटेंस जो भी लिखो, टू कैश पैसा जा रहा है। अगले पे आओ, डेटर ऑफ, अब ध्यान देना, डेटर ऑफ ब्रांच है, पेड टू हेड ऑफिस डायरेक्टली। व्हाट, जस्ट लुक है, डेटर किसका है, ब्रांच का, ब्रांच का डेटर है और हेड ऑफिस को पैसे दे दिए। ओहो, तो आपको ये समझ आना चाहिए जो पैसे हैं, पैसे कैश, वो हेड ऑफिस के पास आ रहा है, हेड ऑफिस के पास आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये डेटर था ब्रांच का, और अगर इसने पे कर दिया तो अब कल को डेटर तो पे नहीं करेगा। तो ये समझो कि ब्रांच अपना डेटर कम करेगा और हेड ऑफिस अपना कैश बढ़ाएगा। दो बात तो पकड़ लो, हेड ऑफिस के पास कैश आया तो हेड ऑफिस अपना कैश बढ़ाएगा और डेटर अपना कम हो जाएगा, ब्रांच अपना डेटर कम कर देगा, बिकॉज पेमेंट तो मिल गया। तो ये दो बातें तो होनी है। अब ये बात समझिए कि हेड ऑफिस के पास बैठे बिठाए के पैसे आ गए, जबकि वो पैसे उसके थे ही नहीं। तो डोंट यू फील कि कल कोई पैसे हमें ब्रांच को वापस करने पड़ेंगे, सो वील हैव टू गिव बैक। तो कहीं ना कहीं ब्रांच इज बिकमिंग अ क्रेडिटर, ब्रांच इज बिकमिंग अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, कल को हमें ये पैसा ब्रांच को वापस करना है। सो व्हाट विल बी द एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। व्हाट इज द एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, डेटर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा डेटर, क्योंकि हेड ऑफिस का डेटर नहीं है वो। अब हम आते हैं ब्रांच के पास, टू डेटर होगा, ब्रांच का ये डेटर था तो ब्रांच अपना डेटर कम कर देगा और कैश आ रहा है। तो भाई कैश आ रहा है किसके पास, हेड ऑफिस के पास, हमारे पास नहीं आ रहा। तो ये पैसा कल को हम हेड ऑफिस से वापस ले लेंगे, रिसीवेबल है, वी कैन टेक दैट मनी। सो हेड ऑफिस को यहाँ डेबिट किया जाएगा, टू डेटर, टू डेटर। I hope that's very very clear. Fifth one, is it making sense? Is it making sense? Children do find it a little confusing. I hope you are clear with it fully, completely, without any gap. Okay, done. चलिए come to number 6. Number 6 is assets of head office used by branch to be depreciated. Just think about it. Assets of head office. तो जो ये head office है, assets ये है इसके, so इनकी books में दिखते हैं, बुक्स में इनकी दिखते हैं, हेड ऑफिस इसकी ओनर है और यूज कौन कर रहा है, ब्रांच। तो यूज कौन कर रहा है, ब्रांच। तो मजे कौन ले रहा है, ब्रांच। कहीं ना कहीं यूज हो रहा है ब्रांच में, इसकी क्या एंट्री होगी, ध्यान दीजिए। ऐसा है भाई कि यहाँ एसेट तो कम हो रहा है क्योंकि वो डिप्रिशिएट हो रहा है, तो बुक्स इनकी हैं, इनके पास एसेट दिख रहा है, और यूज कौन कर रहा है, ब्रांच। तो ये एक्सपेंस तो ब्रांच का होना चाहिए, तो एक्सपेंस ब्रांच का दिखा दिया एक्सपेंस किसका दिखा दिया, ब्रांच का। यहाँ पे टू हेड ऑफिस
और यहाँ पे 2 ब्रांच, ऑपोजिट में ये दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा ब्रांच और यहाँ हो जाएगा हेड ऑफिस। सोच भी सकते हो इस बात को, क्या मैम, जैसे मैं कहूँ 1 लाख का एसेट है और जो यूज़ कर लिया डेप्रिशिएट जितने का हो रहा है वो हो रहा है 10,000। तो डू यू अंडरस्टैंड कि किसी दूसरे की चीज़ है, किसी और की चीज़ है, उसको अगर मैं यूज़ कर लेती हूँ और फिर वापस करती हूँ तो मैं पूरे पैसे तो उसको दूंगी नहीं, बट जितना मैंने उसका पोर्शन यूज़ कर लिया उसके हिसाब से मैं पे कर दूंगी। सिमिलरली हेड ऑफिस का एसेट था तो हेड ऑफिस के एसेट की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या हो गई, कम हो गई। बट ये पैसा कल को हेड ऑफिस किससे ले लेगा, ब्रांच से, बोलेगा मेरा एसेट तुमने यूज़ किया, सो आई विल टेक दैट पोर्शन ऑफ मनी फ्रॉम यू। तो इसीलिए डेटर बना दिया है ब्रांच को। तो ब्रांच को यहाँ डेबिट करके डेटर बना दिया दैट वी हैव अलाउड यू यूज आवर एसेट। सो जितने पोर्शन का तुमने हमारा एसेट यूज़ किया, जितना वो डिप्रिशिएट हो गया उतना पैसा हम तुमसे लेंगे, रिसीवेबल है, और यहाँ पे इन्होंने ही इसको यूज़ किया है तो डिप्रिसिएशन उनके लिए एक एक्सपेंस बैठ रहा है। एंड ऑफ कोर्स उसके बदले में दे विल हैव टू मेक पेमेंट टू हेड ऑफिस बिकॉज इट वाज नॉट देयर एसेट, किसी और का एसेट था तो उसके पोर्शन का वो पेमेंट उनको करेंगे। बताइए क्या आपको ये एंट्री और लॉजिक क्लियर हो गया है? मैं स्क्रीन 1 मिनट डिस्कनेक्ट करूंगी तो चिंता नहीं। क्या आपको ये एंट्री और लॉजिक क्लियर हो गया है? वाई आर वी डूइंग दिस? ओके, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे रट रट के जाते हैं, काम नहीं चलता जीवन में रटने से। मतलब सीए बन रहा है यार, सीए, और रट रहे हैं तो कैसे चलेगा काम? दैट विल नॉट वर्क। चलो नंबर 7 पे आ जाओ। 7th आ रहा है हेड ऑफिस सेंट, 1 मिनट, हेड ऑफिस रेंट, सेंट नहीं, हेड ऑफिस रेंट पेड बाय ब्रांच। थिंक नाउ ऑल ऑफ यू। हेड ऑफिस का रेंट था, मतलब वो जगह किसने यूज़ करी, हेड ऑफिस, तो खर्चा किसका है, हेड ऑफिस, तो ये अपने पास रेंट लिखेंगे। पेड बाय ब्रांच मतलब पैसा किसका गया, ब्रांच का, तो ये बात कर लो, बस बाकी आपस में ले लेंगे, दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू ब्रांच, यहाँ लिखेंगे टू हेड ऑफिस। इसका रीज़न भी सोच लो, यार हमारा खर्चा है तो हम ही डेबिट करेंगे, लेकिन हमें ये पैसा अभी देना था, देते तो लिखते कैश, हमने नहीं दिया, ब्रांच ने दे दिया, कल को हमें ये पैसा ब्रांच को वापस करना पड़ेगा, इसीलिए ब्रांच नाम की लाइबिलिटी बढ़ा दी। ऐसे ही ये पैसा हमने दे दिया जबकि जगह हमने कोई यूज़ नहीं करी, ये तो किसी और का खर्चा था, तो कल को हमें वापस लेना है, लेना है, डेटर बनेगा। हेड ऑफिस को डेबिट करा, डेटर बना दिया, हेड ऑफिस को डेबिट करा, डेटर बना दिया। अगले पे आओ, एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। एलोकेट करने का मतलब क्या होता है? एलोकेट करने का मतलब होता है बांटना। एलोकेट करना मतलब बांटना, कॉस्टिंग में पढ़ते हो ना, एलोकेट करते हैं अपन ओवरहेड्स के अंदर, मतलब बांटना। तो आपके जो हेड ऑफिस के कुछ जनरल खर्चे हैं, हेड ऑफिस के जो खर्चे हैं वो सारी ब्रांचेस में थोड़े थोड़े बांट दिए जाते हैं। तो ये ब्रांच को उसको खर्चे का शेयर दिया जा रहा है, तो हेड ऑफिस अपना खर्चा कम कर रहा है और ब्रांच को अपना खर्चे का शेयर दे रहा है, तो इनका एक्सपेंस कम करेंगे अपन हेड ऑफिस का, और ब्रांच का जो एक्सपेंस है वो बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे डेबिट हो जाएगा ब्रांच, क्रेडिट हो जाएगा हेड ऑफिस। मतलब क्या है, क्यों हो रहा है ब्रांच डेबिट? इतना पैसा हमें ब्रांच से लेना है, ये खर्चा हमने ब्रांच के सर डाल दिया, तो इतना पैसा हमको कल को ब्रांच से लेना है। और हेड ऑफिस क्रेडिट क्यों हो रहा है? बिकॉज हमें ये खर्चे का पोर्शन मिला है, तो ये हमें कल को हेड ऑफिस को पे करना पड़ेगा, रीइंबर्स करना पड़ेगा, ये लीजिए इतने पैसे ले लीजिए आप। दैट्स द पॉइंट। इनकम एलोकेटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। अब कोई कमाई है और हेड ऑफिस उस कमाई को ब्रांच को दे रहा है, तो बेटे हेड ऑफिस की इनकम है और वो ब्रांच को दे रहा है, आप अपनी इनकम किसी और को दे दोगे तो आपकी इनकम कम हो जाएगी ना। 11 से रूल पढ़ते आ रहा है, अगर इनकम कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ इनकम को डेबिट कर दिया जाएगा, किसे दे रहे हैं हम, वी आर गिविंग इट टू ब्रांच। ब्रांच को इनकम मिल रही है तो उनके पास इनकम बढ़नी है, तो इसीलिए इनकम को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ इनकम को करेंगे क्रेडिट और हेड ऑफिस को कर दिया जाएगा डेबिट। चेक करो और मुझे ये तीनों देख के कंफर्म करो, क्या ये तुम्हें लॉजिक वाइज क्लियर है, क्या ये तुम्हें लॉजिकली क्लियर है सभी को? सिंपल लगा आपने बताया तो पक्का सिंपल लग गया, क्रैमिंग तो नहीं है ना कहीं भी इन्वॉल्व, एब्सोल्युटली क्लियर, लॉजिकल, ठीक है, ओके डन। तो यहाँ मैंने कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टार्टिंग में फोकस किया था, सेपरेट एंटिटी, उसको याद रख के काम करना है, ये दो अलग व्यक्ति हैं, बस उसके अकॉर्डिंग काम चलाना है। अब आ जाओ आप नंबर 10 पे, नंबर 10 पढ़ो। कह रहे हैं एसेट परचेज्ड बाय ब्रांच, किसने खरीदा एसेट, ब्रांच ने। पेमेंट बाय ब्रांच, पेमेंट भी ब्रांच ने करी। जैसे मान लो कार है, बोल रहा है अकाउंट मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। फिर पढ़ो, एसेट खरीदा किसने, ब्रांच ने, पेमेंट किसने करा, ब्रांच में, अकाउंट एसेट का कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस। अब आप यहाँ ध्यान दे लीजिए, पैसे यहाँ से जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं,
और क्या बोला उन्होंने, पेमेंट बाय ब्रांच हो रहा है, और उसका अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस। मतलब हेड ऑफिस अपनी बुक्स में उसको एज एन एसेट दिखाएगा, एज एन एसेट दिखाएगा। तो अब लॉजिक देखना, ये एसेट बढ़ा रहा है, ये अपना पैसा कम कर रहा है, यहाँ ब्रांच लिख दिया ऑपोजिट में। रीज़न सोच लें क्यों लिख दिया, रीज़न सोच लें क्यों लिख दिया। भाई एसेट तो बढ़ा दिया, बट इसके बदले पैसे भी तो देने थे, तो पैसे देने थे, लेकिन हमने पैसे नहीं दिए। पैसे किसने दे दिए, ब्रांच ने दे दिए। तो हमें कल को ये पैसा ब्रांच को देना है, हमें पैसा ये कल को ब्रांच को देना है, इसीलिए ब्रांच को यहाँ क्रेडिट कर रहा है। ऐसे ही आप यहाँ समझे कि इनके पास से कैश गया, बट एसेट तो हाथ नहीं लगा, एसेट तो हेड ऑफिस ने रख लिया, तो कल को ये पैसा हेड ऑफिस से वापस लेना है, वी नीड टू टेक इट बैक बेटा। इसीलिए यहाँ हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया जा रहा है कि ये पैसा हम कल को वापस लेंगे, बिकॉज वो एसेट तो अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं, तो हमें ये पैसा उनसे रिकवर करना है, रिसीवेबल है। अब मुझे लगता है किसी बच्चे ने कुछ डाउट दिया है, मैं वो डाउट देखती हूँ क्या डाउट आ रहा है। डाउट आया था और गया। किसी का कोई डाउट? नहीं, मुझे क्यों दिखा था नोटिफिकेशन में? ओके मिला। एक सिली सा डाउट है जो रेंट का एक्सपेंस हेड ऑफिस का था, तो हेड ऑफिस की बुक्स में रिकॉर्ड हुआ, तो डेप का एक्सपेंस ब्रांच ने क्यों लिखा? देखिए हेड ऑफिस का एक्सपेंस था रेंट, क्यों था? क्योंकि वो जगह हेड ऑफिस यूज़ कर रहा था, तो इसलिए वो उसका एक्सपेंस था। इसी तरीके से जो ये वाला पॉइंट है डेप वाला, जो मैंने पीछे कराया, ये वाला था एसेट हेड ऑफिस का, उसको यूज़ कौन कर रहा है? ब्रांच। तो जो भी यूज़ करता है खर्चा हमेशा उसका होता है, यूज़ जो भी करता है खर्चा उसका होता है। तो ब्रांच यूज़ कर रहा था तो डेप खर्चा उसका है। ऐसे ही रेंट पे जो जगह ली है हेड ऑफिस यूज़ कर रहा है तो खर्चा उसका है। दैट्स द पॉइंट। क्या मेरी बात समझ आ गई आपको देवांश? है ना, दिस इज समथिंग तुमने बोला उसको सिली, इट्स नॉट सिली, पीपल एक्चुअली डोंट नो। तो कई बार बच्चों को पता ही नहीं होती ये बात, तो तुमने सही क्वेश्चन पूछा है, इट्स ओके बेटा। नंबर 11 पे आ जाइए, नंबर 11। नंबर 11 कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट उस अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस बट यूज बाय ब्रांच। अब फिर वही बात आ गई, यूज बाय ब्रांच, जो यूज कर रहा है खर्चा उसका होगा, तो डेप कौन दिखाएगा? ब्रांच। और एसेट किसके पास है? हेड ऑफिस, तो एसेट कम कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? ब्रांच डेबिट, यहाँ क्या होगा? हेड ऑफिस क्रेडिट। मुझे रीज़न बता दोगे ब्रांच क्यों डेबिट हो रहा है? कैन यू गाइस टेल मी व्हाट्स द रीज़न ब्रांच क्यों डेबिट हो रहा है? ब्रांच क्यों डेबिट हो रहा है? देखते हैं कौन बता पाता है मुझे सही। ब्रांच से रिकवर करेंगे, हमारा एसेट यूज तुमने किया, हमारा एसेट यूज तुमने किया, चलो पैसे दे दो। दैट्स द पॉइंट। हाँ या ना? परफेक्ट। और ब्रांच के लिए क्या है? एसेट उनका यूज हमने कर लिया, तो अब हमको उनको उतना पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं, क्या बात है, आई एम सो हैप्पी। अगला डेप्रीसिएशन ऑन एसेट ऑफ ब्रांच। एसेट भी ब्रांच का है और यूज भी वही कर रहा है, एसेट भी ब्रांच का है, यूज भी वही कर रहा है, तो हेड ऑफिस कोई एंट्री नहीं करेगा। डेप टू एसेट, खत्म बात। अगला रिकंसिलिएशन होना है, गुड्स सेंट बाय ब्रांच, हेड ऑफिस, एक मिनट, गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब यहाँ पढ़ो हो क्या रहा है, हेड ऑफिस हैज नॉट येट रिसीव्ड बाय ब्रांच। द पॉइंट इज गुड्स आर सेंट बाय ब्रांच बाय हेड ऑफिस, थोड़ा सा ये लिखा आगे पीछे है, आई विल जस्ट करेक्ट इट, गुड्स सेंट टू ब्रांच ऐसा कर देते हैं, नॉट येट रिसीव्ड बाय ब्रांच। ये कैसी बात है मैम? ऐसा है हेड ऑफिस ने यहाँ से गुड्स को ट्रक में रख के रवाना तो कर दिया, जब रख के रवाना कर दिया तो इन्होंने एंट्री पास कर ली। अब ये ट्रक अभी रास्ते में ही है और यहाँ ब्रांच बैठा है और ब्रांच तक अभी ये सामान आया ही नहीं, तो इनके पास दिख नहीं रहा, इनके पास इन्होंने एंट्री कर दी। तो अब पॉइंट ये आता है कि सामान है तो है कहाँ? सामान अभी रास्ते में है, सामान रास्ते में है। अब सोचो ज़रा, इन्होंने एंट्री कर दी और इन्होंने एंट्री नहीं करी, कौन एंट्री करेगा अब? तो मैम अब एंट्री तो ब्रांच ही करेगा, हेड ऑफिस तो कर चुका, सामान भेज भी दिया, अब ब्रांच पास जैसे ही आएगा तब वो एंट्री करेगा, बट अभी आया नहीं, तो भी दोनों को सेम रखने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए कि दोनों का बैलेंस अलग अलग ना दिखे, वो एंट्री कर देगा कि गुड्स अभी रास्ते में है। तो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट कर रहा है, क्योंकि हमारा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, रास्ते में है तो भी हमारे ही है, आ जाएगा तो भी हमारे ही है,
तो अभी रास्ते में तो नाम कर दिया गुड्स इन ट्रांजिट, एसेट है। टू कैसे देंगे हम पैसा इसका? हेड ऑफिस को। इसका पैसा किसको देंगे हम? हेड ऑफिस को हम इसका पैसा देंगे। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? आगे बढ़िए। कैश सेंड बाय ब्रांच नॉट येट रिसीव बाय हेड ऑफिस, किसने पैसा भेज दिया? ब्रांच ने। किस तक नहीं पहुंचा? हेड ऑफिस। तो ब्रांच तो भेज चुकी, तो ब्रांच एंट्री नहीं करेगी, एंट्री ऑलरेडी डन। हेड ऑफिस को अभी हाथ नहीं लगा पैसा, बस रास्ते में आ ही रहा है, रास्ते में आ ही रहा है। कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। तो यहाँ आपका ये एसेट बढ़ा। और ब्रांच क्यों क्रेडिट हो रहा है? ब्रांच इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये पैसे भेज क्यों रहे होते हैं। जब वहाँ सेल वेल कर आके बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ आता है। तो कहीं ना कहीं ब्रांच अभी तक हमारा डेटर रहा है, हमने उसमें निवेश किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उनसे पैसा मिल जाएगा तो डेटर कम हो जाएगा, उनसे पैसा मिल जाएगा तो डेटर कम हो जाएगा। तो ये यहाँ डेटर को कम कर दिया है। अब आप ये वाली एंट्रीज और देख लें, और इस टाइम में कोई भी डाउट हो तो फटाक से पूछ लें। हमने 14 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस देख लिए हैं। मेजरली इनके आसपास ही वो जो 6 नंबर का क्वेश्चन आजकल इंस्टीट्यूट दे रहा है वो इसके आसपास दे सकता है आराम से। जो डिस्क्रिप्टिव में 6 नंबर के आसपास का क्वेश्चन ब्रांच का इंस्टीट्यूट देता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में चैप्टर में कहूँ तो इससे उठ के आती है, फर्स्ट प्रायोरिटी इससे उठ के आती है। तो वो जो सिंपल फॉरेन ब्रांच वाले टॉपिक्स हैं, AS 11 वाले कन्वर्जन रेट कौन सा टेकअप करना है, एक वो आ सकता है। और तीसरा जो फिर हम कल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में वो आ सकता है। बट ये मानो कि एकदम बहुत टफ क्वेश्चन आ जाए इसके चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं कह रही मैं आएगा नहीं, बट चांसेस बहुत कम है कि एकदम ही एक्सट्रीम लेवल का दे। आई थिंक ये सभी का डन एंड देयर इज नो डाउट एंड वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, नो डाउट ओके। चलिए अब आइए नंबर 15 पे। कैश सेंट बाय ब्रांच, ब्रांच ने कैश भेज दिया टू हेड ऑफिस, नॉट रिसीव बाय हेड ऑफिस सिंस इट इज लॉस्ट। ओहो, रास्ते में नहीं है, खो गया, सामान ही खो गया। अब क्या किया जाए? व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? क्या किया जाए? तो आ रही है हु विल बियर इट, ये नुकसान कौन बियर करेगा? देखो ये तो आपस में डिसाइड किया जाता है। ब्रांच बोलेगा आई विल बियर इट तो ब्रांच मानेगा, हेड ऑफिस कहेगा आई विल बियर इट तो हेड ऑफिस पे आएगा। तो डिपेंड करता है कौन बियर कर रहा है। अपन दोनों की एंट्री समझ लेते हैं। अगर ये बियर कर रहा है हेड ऑफिस तो वो बोलेंगे लॉस एंड ट्रांजिट टू ब्रांच, लॉस एंड ट्रांजिट टू ब्रांच। क्या हमारा डेटर कम हो गया और जो पैसा आ रहा था वो खो गया, लॉस ख़त्म। अब अगर ये बियर करेंगे तो बोलेंगे लॉस एंड ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। कि हमारा पैसा खो गया और हमने अपनी लाइबिलिटी हेड ऑफिस के प्रति वापस बढ़ा ली। देखो जब पैसे भेजे थे अपन ने एंट्री यहाँ करी है क्या? पीछे कहीं करी थी। आई रिमेंबर कैश सेंट बाय टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच। जब पैसे भेजे थे तो हमने हेड ऑफिस को डेबिट कर लिया था कि पैसे दे दिए तो लाइबिलिटी कम हो गई। पैसे हमने दे दिए हेड ऑफिस को, लाइबिलिटी कम हो गई। तो ऐसे ही जब पैसे भेजे होंगे तो हेड ऑफिस को डेबिट करके लाइबिलिटी कम कर ली। अब क्या हुआ? अब पैसे ही खो गया तो हेड ऑफिस तक पहुंचा ही नहीं। तो इसका मतलब हमें भविष्य में तो हेड ऑफिस को पैसा वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ आपने क्या करा? अपनी लाइबिलिटी पुनः वापस से बढ़ा दी। तो कह रहे हैं व्हेन कैश वॉज सेंट, हेड ऑफिस को हमने डेबिट कर लिया होगा, लाइबिलिटी कम कर दी होगी, बट एज इट इज़ लॉस्ट, रास्ते में ही खो गया, हेड ऑफिस हैज़ नेवर रिसीव्ड इट, तो आपको वो पैसा हेड ऑफिस को भविष्य में वापस देना पड़ेगा। तो आप लाइबिलिटी हेड ऑफिस के प्रति बढ़ा लोगे। समझ में आ गई मुझे लगता है बात। आगे पढ़िए। एक्सपेंस ऑफ ब्रांच बी पेड बाय ब्रांच ए। अब ये है तो बड़ा सिंपल लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में दिए हुए हैं। किसी दिन वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चे की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं, बाई चांस आता है तो। कह रहा है एक्सपेंस ऑफ ब्रांच बी पेड बाय ब्रांच ए। व्हाट इज इट सेइंग? 2 ब्रांचेस हैं अलग अलग, हेड ऑफिस का तो कोई रूल ही नहीं है। एक ही अलग ब्रांच है ए, एक ही अलग ब्रांच है बी। तो हो ऐसा रहा है एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच बी, खर्चा किसका था? इनका था। पैसे किनके गए? इनके गए, इन्होंने पैसे दे दिए अभी। तो मैम हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस का काम ही है सबके बीच में क्या करना, एक नियंत्रण मैनेज करना, एक कंट्रोल रखना, आपस में नहीं। सारा हिसाब हेड ऑफिस अपने पास बीच में रख के चलता है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। तो पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर इनका खर्चा था तो अल्टीमेटली इन्हें पैसे देने चाहिए थे, अभी इन्हें दिए नहीं तो कल को इनसे पैसा लिया जाएगा, डेटर बना दिया। और इन्होंने खर्चा कर दिया, इन्होंने पैसे दे दिए, हमें कल को इनको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हमने इनको क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी बढ़ा ली।
सो हेड ऑफिस कह रहा है वी विल टेक पैसा फ्रॉम ब्रांच बी and we will give पैसा to branch A. We will take पैसा from branch B and we will give पैसा to branch A. That's the point. अब बात करें ब्रांच A अपनी बुक्स में क्या करेगा. ब्रांच A ने पैसे दिए तो पैसा गया और ये पैसा रिसीव करेगा हेड ऑफिस से. ब्रांच बी अपनी बुक्स में क्या करेगा, इसका तो खर्चा था तो ये अपना खर्चा तो दिखाएगा. जो यूज़ करता है वो खर्चा दिखाता है. पैसे अभी दिए नहीं, कल को देने पड़ेंगे किसको, हेड ऑफिस को. ये देखिए आप, क्या आपको ये बात समझ आ गई है? क्या आपको ये बात समझ आ गई है एवरीबॉडी? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ध्यान से, शांति से देख लीजिए. अभी जो वक्त हमको मिल रहा होता है क्लास में ही कोशिश ये करें सीख के ख़त्म करें. डन डना डन, डन डना डन, बस ये हाल होना चाहिए हमारा. डाउट है यहीं के यहीं पूछ लो कि मैम ये पॉइंट मेरे को क्लियर नहीं है. ओके 100% डन. ओके ओके परफेक्ट है, क्लियर, ठीक, डन, नो डाउट, ऑल क्लियर. ओके ठीक, चलो आई थिंक देयर इज नो गैप. सो ये पोर्शन आप निकल के आता है इंडिपेंडेंट ब्रांच का. अब आती है बात आगे की. देखो भाई फॉरेन ब्रांच जो है ना वो वही है जो तुम पढ़ते हो AS11 में. सो आई एम नॉट टेकिंग अप दैट हेयर, वो AS11 के साथ हो जाता है. अब मैं आ रही हूँ आगे जाके इसके ना क्वेश्चन पे. मैं एक थोड़ा सा बुरा सा ख़तरनाक सा क्वेश्चन लेना चाह रही हूँ. आपकी अगर अनुमति हो तो. आई डोंट नो आपको टफ या ईजी लगता है. अगर आपको ईजी लगता है तो बता देना, तो मैं टेकअप नहीं करूँगी. और आपको लगे कि हाँ मैम हमें भी ये टफ लगता है तो मैं टेकअप कर लूँगी. तो जैसा आपको सही लगे. ये क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिकल 10. शक्ल देखो और बताओ कैसा लगता है ये क्वेश्चन. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? इजी, टफ? इफ़ इट इज़ ईजी देन वेरी गुड. इफ़ इट इज़ ईजी देन वेरी गुड. जो हमने अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया बस उसी पैटर्न के हिसाब से हो जाना है. ओके ओके ओके. अभी हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उस अकॉर्डिंग हो जाना है. तो आराम से इसका हम वैसे कैलकुलेशन करके निपटा देते हैं. ओके ओके हो जाएगा. ओके ठीक है, डन, ठीक. अब आए आप इसके बाद इन क्वेश्चंस पे. कम टू दिस. ये जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन, ये आप मान लें एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं ब्रांच में से. ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं, सबसे ज़्यादा इसी के क्या आ रहे होते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन. 6 नंबर के आसपास आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन ऑफ दिस. तो कोई बच्चा अगर ऐसा है जो बोले यार मेरे को तो ब्रांच बिल्कुल नहीं बनता, तो मैंने जो कल बताया उन चीज़ों को कर लेते हो और वैसे क्वेश्चन आते हैं. तो स्टेप मार्किंग के तहत कुछ नहीं तो क्वेश्चन में 80% मार्क्स तो ला ही सकते हो. 100 पूरे भी नहीं आए तो 80% मार्क्स उस क्वेश्चन में जो भी वेटेज का है उतने तो मिल ही जाएंगे. अब आती है बात, इसके अलावा अगर दूसरा एरिया में पकड़ूं तो आप इस टाइप के जो मैंने अभी आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच की जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन कराए उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके चल जाओ. सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया ये होता है इसमें से क्वेश्चन आता है तो 6-8 नंबर आराम से मिल जाते हैं. तो पूरे चैप्टर को एज अ होल ना भी करो, इतना पोर्शन भी करके चल जाओ तो एटलीस्ट यू आर इन अ सेफ पोजीशन. देखिए ज़रा यहाँ पे हेड ऑफिस के खर्चे थे 3,500 के. ऊपर पढ़ो पहले. गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग. तो हेड ऑफिस के खर्चे थे 3,500 के, एलोकेटेड टू ब्रांच बट नॉट रिकॉर्डेड इन ब्रांच बुक्स. तो ये किसको दे दिया है खर्चा? ब्रांच को, कि ये आप संभालें. मुझे आप इसकी एंट्री भेजिए चैट बॉक्स में. व्हाट्स दी एंट्री? ब्रांच क्या एंट्री करेगा इसकी? खर्चा मिला है, खर्चा हमें खर्चा नसीब हुआ. बताओ क्या एंट्री करेंगे? परफेक्ट. द एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू हेड ऑफिस. ग्रेट, अमेजिंग. अगला बताइए. डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट. ब्रांच के एसेट्स हैं वो डेप्रिशिएट हो रहा है. हुज अकाउंट्स आर केप्ट बाय हेड ऑफिस. हुज अकाउंट आर केप्ट बाय हेड ऑफिस. तो मतलब जो एसेट है वो कहाँ दिख रहा है? हेड ऑफिस के पास. यूज़ कौन करता है? ब्रांच. कितने के? 1500. इसकी एंट्री नहीं हुई. क्या होगी एंट्री डेप्रिसिएशन की? वेरी वेरी गुड. दी एंट्री वुड बी डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस. परफेक्ट. आगे. ब्रांच पेड 2000 है सैलरी टू हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर. ब्रांच ने पे करा 2000, ब्रांच के पास से पैसा गया और वो व्यक्ति कहाँ का था? हेड ऑफिस. बट द अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड टू ब्रांच सैलरीज अकाउंट. क्या एंट्री होगी?
क्या होगी इसकी एंट्री? देखो भाई, सैलरी तो डेबिट नहीं होना था, ब्रांच को तो खर्चा है नहीं, तो सैलरी को आप क्रेडिट करके रिवर्स करोगे। और ये खर्चा था किसका? तो ये खर्चा हेड ऑफिस का था, तो ये पैसा हम हेड ऑफिस से रिकवर करेंगे, लेंगे। सो इट इज़ हेड ऑफिस टू सैलरी, इट्स नॉट हेड ऑफिस टू बैंक मेरा बच्चा, हेड ऑफिस टू सैलरी। एंड वाई सैलरी एंड वाई नॉट बैंक? वाई सैलरी, वाई नॉट बैंक? देखो जब ये किया ना डेबिटेड टू सैलरी, उस टाइम एंट्री क्या करी होगी? सैलरी टू बैंक, जबकि करनी थी हेड ऑफिस टू बैंक। अब जब रेक्टिफाई करोगे तो बैंक तो ठीक है ही ना, तो इसीलिए इट विल बी हेड ऑफिस टू सैलरी। परफेक्ट, यस, हेड ऑफिस टू सैलरी, बिल्कुल सही। आ जाओ आगे। कह रहे हैं हेड ऑफिस ने 10,000 रुपये सीधे कलेक्ट कर लिए फ्रॉम अ कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। तो वो ब्रांच का डेटर था, पैसा किसने ले लिया? हेड ऑफिस। इसके बारे में कोई जानकारी बेचारे ब्रांच गरीब को दी नहीं। अब बताओ ब्रांच क्या एंट्री करेगा इसके लिए? अब उसको जानकारी मिलती है तो क्या एंट्री करे? हमारे पैसे आप रख के बैठ गए। होता है ना, कभी कभी हमें किसी से पैसे लेने होते हैं, आता है घर में, मम्मी पैसे रख के ले लेती है, तेरे पैसे आने थे ले लिए मैंने। अपन कहते दो, अरे काय के दो, मैं भी तो इतना खर्चा करती हूँ, दे लिए। तो ऐसे हेड ऑफिस रख के बैठ गया ब्रांच का पैसा। बताओ, ये एंट्री वुड बी हेड ऑफिस टू ब्रांच, नहीं हेड ऑफिस टू डेटर। हेड ऑफिस टू डेटर, डेटर कम करोगे। और हेड ऑफिस को क्यों डेबिट कर रहे हैं? हेड ऑफिस को हम क्यों डेबिट कर रहे हैं? हेड ऑफिस को हम क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि ये पैसा हम हेड ऑफिस से कल को ले लेंगे, रिसीव कर लेंगे, रिसीवेबल है। आगे आओ। रेमिटेंस ऑफ 15,000 सेंट बाय ब्रांच हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को पैसा भी मिला ही नहीं, क्या एंट्री होगी? ब्रांच क्या एंट्री करेगा? ब्रांच क्या एंट्री करेगा बताओ? व्हाट एंट्री विल ब्रांच पास? नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। परफेक्ट। ब्रांच ए इनकर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 on behalf of branch B. Branch A incurred advertisement expenses of 3,000 on behalf of branch B. What entry will branch A pass? What entry will branch A pass? बच्ची कह रही है expenses to head office. No, not at all. Branch A incurred advertisement expense मतलब branch A का पैसा गया, so to cash या बैंक, टू कैश या बैंक। और ये पैसा किससे वसूला जाएगा? हेड ऑफिस से। सो एंट्री इज हेड ऑफिस टू कैश। हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं, ब्रांच की बुक्स में कर रहे हैं। ब्रांच का कैश गया तो टू कैश वसूलेगा हेड ऑफिस से, हेड ऑफिस डेबिट होगा, है ना? यस और नो? ओके, सो ये जो कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक देम सुपर स्ट्रॉन्ग। वी हैव गॉट इलस्ट्रेशन में भी इस कैटेगरी के क्वेश्चन, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक देम सुपर स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये दिए हैं 16th, ये पूरे के पूरे अगेन दे आर इंपॉर्टेंट, इसी कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो यू शुड हैव योर हैंड्स ऑन देम, यू शुड हैव योर हैंड्स ऑन देम। ओके, आई थिंक दैट्स क्लियर। चलिए अब आप इधर आएंगे ज़रा फटाफट से मेरे साथ और ज़रा कुछ यहाँ डिस्कशन में लगेंगे। ध्यान दीजिए फटाफट, ये नहीं एग्जाम्पल 1 नहीं, इलस्ट्रेशन। यस, परफेक्ट। आ जाओ इधर, ध्यान दें। एग्जाम कैटेगरी के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ प्राइमरीली। आ जाओ इधर। क्वेश्चन कह रहे हैं बंकिंघम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर, दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू द ब्रांच एट नागपुर, हाउएवर direct purchases are also made by branch for which payments are made at head office. Read it well. direct purchase भी branch कई बार कर लेता है, जिसका जो पैसा है वो कौन दे रहा है? are made at head office. payments वहाँ से जा रहे हैं। all the daily collections are transferred from branch to head office. जो भी daily पैसा आता है वो सब भी head office को भेज दिया जाता है। from the following prepare Nagpur branch account in the books of head office by debtors method. debtor method भी remember। अब ये पॉइंट्स दिए हैं बहुत सारे और फिर सॉल्व करना है। अब हमें पता है एक बात, सबसे पहले शुरुआत में हमें क्या खोजना रहता है जब डेटर्स मेथड चल रहा होता है? ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ओपनिंग की। तो यहाँ देखो ओपनिंग का इम्प्रेस्ड कैश है, मतलब पेटी कैश 2000, डेटर्स हैं 25, स्टॉक है 24। कौन सा स्टॉक? जो हेड ऑफिस से आया था 24, जो सीधे मार्केट से खरीदा था वो स्टॉक 16। तो ये सारा ओपनिंग स्टॉक ही है। तो यहाँ तक देखोगे तो ये ओपनिंग डेटा दिया हुआ है हमें। तो ये हम आएंगे यहाँ, हमने लिखा ओपनिंग 2000, ओपनिंग 25 और दोनों मिला के स्टॉक 40, तो ओपनिंग हमारे पास हुआ 67। यू नो दिस, ओपनिंग लिखने का। फिर क्या करते हैं, याद है तुम लोगों को? डू यू रिमेंबर डेटर्स मेथड में हमारा फोकस किस पे होता है? हेड ऑफिस ने ब्रांच में क्या भेजा, ब्रांच से हेड ऑफिस में क्या आया। थर्ड पार्टी के साथ कुछ हो रहा है तो नहीं लिया जाता, बिल्कुल नहीं लिया जाता। दैट्स द मेन थिंग। तो अब हम देखें उस निगाह से क्या क्या चीज़ें लेनी है। कैश सेल
ये तो ब्रांच और थर्ड पार्टी है, नहीं लेंगे। क्रेडिट सेल ब्रांच और थर्ड पार्टी है, नहीं लेंगे। डायरेक्ट परचेज, भले ही सामान ब्रांच किसी थर्ड पार्टी से ले रहा है, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो हेड ऑफिस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप सोचते हैं तो एक तरीके से हेड ऑफिस ने इन्वेस्ट किया है इन ब्रांच। ब्रांच को सीधे पैसे ना देते हुए ब्रांच कहीं से खरीद लेता है और पैसा हेड ऑफिस दे देता है। तो ऊपर क्वेश्चन को पढ़ना ढंग से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस पॉइंट को अभी हम डाल रहे हैं होल्ड पे, इसको हमें आगे फर्दर पॉइंट्स को मिला के डिस्कस करना रहेगा। आ जाओ आगे। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर ने वापस किया। इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, थर्ड पार्टी और ब्रांच है, नहीं आएगा। गुड सेंट टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, बिल्कुल आएगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आ गया आपके पास 60,000। परफेक्ट, आगे आ जाओ। फिर कह रहे हैं ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 4,000 पेटी कैश एक्सपेंसेस के दिए। अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन ब्रांच, ये आएगा। सो दिस विल कम है पेटी कैश सेंट टू ब्रांच। आगे पढ़ो। बैड डेट 1,000 के। सो वी वर ऑन व्हाट पॉइंट, हमने इधर का स्टार्ट ही किया था। बैड डेट की बात करते हैं तो वापस ब्रांच और थर्ड पार्टी है, तो इट विल नॉट कम। डिस्काउंट दिया कस्टमर को, इट्स ब्रांच एंड थर्ड पार्टी, इट विल नॉट कम। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस का मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भेजा 165, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट इन ब्रांच कम हो जाएगा। इट विल कम ऑन क्रेडिट, राइट, इट विल कम ऑन क्रेडिट 165। अगला, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस नॉट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। अभी हेड ऑफिस तक पहुंचा नहीं, लेकिन एक तरीके से ब्रांच ने भेज ही दिया, तो वो चीज़ अपने पास हेड ऑफिस इनकॉर्पोरेट कर लेगा। तो हेड ऑफिस इनकॉर्पोरेट कर रहा है कि ये पैसा हमारे पास आ रहा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट ब्रांच में कम हो रहा है। आगे पढ़ूं। ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस। गिव इट अ थॉट। खर्चा ब्रांच का है, ब्रांच ने पे नहीं किया, हेड ऑफिस ने पे कर दिया। सो डोंट यू फील इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय हेड ऑफिस इन ब्रांच? एक तरीके से हम ब्रांच के लिए पे कर रहे हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय हेड ऑफिस इन ब्रांच। तो 50,000 रुपए ये आपके आ गए। 50,000 50 है, कितना है, no sorry it's 30,000, so this is 30, this comes here on debit side. I hope that's giving you clarity. concept जो है वो ऐसे अप्लाई हो रहा होता है। क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो स्टॉक इतना और ये हेड ऑफिस से खरीदा इतना, तो 25 का स्टॉक है। डेटर है नहीं, इम्प्रेस्ड कैश है नहीं, और पेटी कैश है। तो अपने पास क्या क्या है, स्टॉक है और पेटी कैश है। डेटर नहीं है और इम्प्रेस्ड कैश नहीं है, तो दीज टू आर मिसिंग। इतनी बातें तो हमने ले ली, कोई और इंफॉर्मेशन है नहीं। तो अब हमारे साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमें डेटर नहीं पता और हमें इम्प्रेस्ड कैश भी नहीं पता, और जब ये दो नहीं पता तो हम प्रॉफिट लॉस भी नहीं निकाल सकते। तो अब हमारा काम क्या होना चाहिए? हमारा काम कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि हम इनका कैलकुलेशन कर लें। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो मैंने एक पॉइंट को मार्क करा हुआ था, इसको हम कवर कर लें। सो वी विल हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। अब आप ये देखिए, क्या ओपनिंग में कहीं पे भी आपको बोला कि कोई क्रेडिटर खड़ा है? द आंसर इज नो। और क्योंकि कोई क्रेडिटर नहीं खड़ा, इसका मतलब जैसे ही आप परचेज करते हो, जैसे ही ब्रांच परचेज करता है, हेड ऑफिस झट से पैसा दे देता है। जितना परचेज करते हो झट से हेड ऑफिस पैसा देता है, कोई क्रेडिटर नहीं खड़ा। तो जो ये आपने परचेज करी थी 45,000 की, कोई क्रेडिटर नहीं खड़ा, इसका मतलब पूरा 45,000 हेड ऑफिस पे कर चुका। सो दैट मीन्स वही वाली बात वापस के हेड ऑफिस एक तरीके से ब्रांच के बेहाफ पे खर्चा कर रहा है। सो इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डन इन ब्रांच। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो दिस विल कम अगेन ऑन डेबिट साइड। सो मैंने ये 45 डाल दिया। अब मानो यहाँ क्रेडिटर होता क्लोजिंग में 10,000 का, तो तुम कैसे समझते इसको कि भाई 45 का खरीदा लेकिन 10 का क्रेडिटर खड़ा है, इसका मतलब हेड ऑफिस ने 35,000 रुपए दिए, 35 ही दिए। तो मतलब इन्वेस्टमेंट डन बाय हेड ऑफिस इन ब्रांच 35 होता फिर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम जा रहे हैं डेटर और इम्प्रेस्ड कैश निकालने। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? वी नीड टू मेक मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। सो प्लीज पिक अप द ओपनिंग पार्ट। कितना है ये? 25। सो ये हम लेके गए यहाँ और आ गया 25,000, 25,000। फिर क्या हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट? वी हैव गॉट आवर क्रेडिट सेल्स। कितनी है? 130। सो डेबिट में आ गई तुम्हारी क्रेडिट सेल्स 130। उसके बाद हम आगे जाते हैं,
आगे 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 आगे। रिटर्न फ्रॉम कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, डेटर ने वापस कर दिया तो 3000 से डेटर कम हो जाएगा, तो ये तुम्हारा सेल्स रिटर्न है। और जाते चलो आगे, बैड डेट, डिस्काउंट, कहीं ना कहीं दोनों से ही डेटर कम हो जाता है, तो 1000 ये और 2000 ये। फर्दर और आगे चलते चलो और चलते चलो, तो अपने पास ये रेमिटेंस ये सब आ रहा है, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड, और ये अब एक इशू है, दो बातें मिसिंग है डेटर अकाउंट में। मैम आपको कैसे पता है भाई, देखो एक तो डेटर का क्लोजिंग मिसिंग तो था ही, और डेटर से पैसा प्राप्त कितना हुआ, रिसीव कितना हुआ वो भी नहीं पता, डेटर से पैसा रिसीव कितना हुआ वो भी नहीं पता। अब भाई वो तो निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालें, जरा कैश पे फोकस करो, कैश पे फोकस करो। इम्प्रेस्ड कैश को तो हटा दो, इसके अलावा क्या कोई अदर कैश था ओपनिंग में? नहीं। क्वेश्चन ने एक बात की थी, जितना भी कैश कलेक्ट होता है पूरा हेड ऑफिस के पास चला जाता है, जितना कलेक्ट होता है सब हेड ऑफिस के पास चला जाता है। ओपनिंग में हमारे पास कहीं से कहीं तक कोई कैश नहीं था, हमारे पास यहाँ पे कितना कैश आया है 45, ये पूरा किसके पास चला गया होगा अगर आप समझे तो हेड ऑफिस के पास। फिर क्रेडिट सेल हुई, फिर डायरेक्ट परचेज, इसका पैसा हेड ऑफिस ने दिया, रिटर्न टू कंज्यूमर कैश इसमें आ नहीं रहा, गुड्स सेंड कैश आ नहीं रहा, उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम, समझ के, ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस पेटी कैश का, तो ये 4000 आए हैं और ये 4000 बचे हुए हैं। फिर आगे पढ़ो, बैड डेट में कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, डिस्काउंट में कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस कितना रेमिट किया है 165, तो भाई 165 में से 45 तो ये आया कैश सेल से, 45 तो आया कैश सेल से, तो इसका मतलब बचा कितना हो रहा है 120, बचा कितना हो रहा है 120, और 5000 अभी रास्ते में भी है, 5000 अभी रास्ते में भी है, तो इसका मतलब 1,25,000 रुपए हमें डेटर से मिला। ये बात को थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, गिव इट अ थॉट एवरीबडी। ओपनिंग कैश था नहीं भाई, ओपनिंग कैश था नहीं, हमारे पास कैश सेल से पैसा आया और डेटर से आया होगा, वो कितना आया वो पता नहीं है, वी डोंट नो दैट। उसके बाद अपने पास कुछ पैसा रखना ही नहीं होता, पूरा पैसा दे देना है, तो भाई इन्होंने टोटल कितना पैसा दे दिया 170, तो जो 170 दे दिया वो आया कहां से, 45,000 आया कैश सेल, बचा हुआ डेटर से ही आया होगा, तो बस डिफरेंस निकाला 125 डेटर से आया है। डिड यू गेट दिस पॉइंट? तो मैम और कहीं कैश गया नहीं होगा? नहीं, परचेजेस है उसका पैसा हेड ऑफिस दे रहा है, एक्सपेंसेस है उसका पैसा हेड ऑफिस दे रहा है, पेटी कैश का पैसा हेड ऑफिस दे रहा है, तो पैसा तो कहीं गया ही नहीं, जितना आ रहा है पूरा जा रहा है। तो आया 45 कैश सेल से, बचा हुआ कहां से आया पता नहीं, और टोटल जो गया है वो गया है 170, तो आपने डिफरेंस निकाल लिया, तो समझ आ गया कि 125 आपका डेटर से आया होगा। मुझे ये पॉइंट बताओ, क्या ये क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू? तो ये यहाँ आने के बाद बैलेंस निकाल दोगे, डेटर इतने का बच रहा है 24,000, सो ये आपका 24,000 का डेटर निकल के आ जाता है कि बचा है। अब हम इम्प्रेस कैश की बात कर लें, हमारे पास शुरू में कितना इम्प्रेस कैश था 2000, कहीं ना आया नहीं गया कुछ नहीं हुआ, तो इम्प्रेस कैश ऐसे कैसे ही डाल दोगे 2000, ना आया ना गया, यूं के यूं रखा है 2000, खत्म। इसके बाद कैलकुलेशन प्रॉफिट का कर दिया जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट विल बी डन। यू टेल मी वेदर द क्वेश्चन इज कंफर्टेबल फॉर यू ओवरऑल, इफ दैट्स द केस वी प्रोसीड फर्दर। इज द क्वेश्चन कंफर्टेबल फॉर यू गाइज? सो यहाँ तक की कहानी हो गई हमारी डिस्कस, ये आपको क्लियर है ही, ये सब कुछ ओके ओके ओके। ये तो मुझे सेम क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स मेथड से सॉल्व करने का है, सेम क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स मेथड से सॉल्व करने का है। ओपनिंग स्टॉक डाल दोगे, हेड ऑफिस से जो गुड्स आए डाल दोगे, परचेजेस जो करी बाहर से डाल दिया, सेल जो हुआ वो डाल दिया, सेल्स रिटर्न यहाँ दिखा दिया, सेम, इट्स वेरी इजी। तो मुझे लगता है दिस कैन बी डन वेरी इजीली बाय यू। ये आपके पास जीपी आया, जीपी यहाँ चला गया, खर्चे अपने यहाँ पे अपन ने डाल दिए, एंड वी विल स्टैंड विद द प्रॉफिट वंस अगेन, ओवर एंड आउट, क्लियर? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस। अब तुम लोग मुझे स्पेसिफिकली ये बता दो, कहीं पे तुम्हारी कोई गैप है क्या? तुम लोग ने कहीं ना कहीं ओवरऑल चैप्टर को जितना भी करा है अपने एंड पे, कोई कहीं पे गैप है क्या, या अभी ऐसा लग रहा है दैट यू विल बी एबल टू डू लेट मी नो। बस मैं तुम्हें एग्जाम के लिए अगर मेन बोलूं तो दो चीज़ों को तो बहुत अच्छे से कर लेना। नंबर 1, कल का और आज का जो मैंने कॉन्सेप्ट पार्ट करा है लेक्चर का, उसको बहुत अच्छे से कर लो। क्वेश्चंस में प्रायोरिटी के अंदर इंडिपेंडेंट ब्रांच के जो जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से कर लो, और उसके बाद जो वो 3 मेथड्स हैं उनको स्टेप मार्किंग के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर कर लो कि यार हमें मेन चीज़ें सही जगहों पे डालना आती हूँ। अगर कहीं किसी बैलेंसिंग में अटको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में या कुछ, तो उसको लेके
बहुत चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पहली बात तो अपने आप में उसके आने का चांस कम है, और आ जाता है तो एक आध दो एडजस्टमेंट क्या इतना वेटेज नहीं होता कि हम उसके चक्कर में एग्ज़ाम के इतने नज़दीक होने के बाद पैनिक करें। तो हमको हर वो कोई काम करना है जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हमारी चिंता बढ़े। सो नो चिंता, जस्ट स्माइल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स करो, और जितना कॉन्सेप्ट पार्ट मैंने करा दिया उसको अच्छे से रिवाइज करके रख लो, तो काम आराम से हो जाएगा। इतना तो मेजरली हो ही जाएगा दैट यू आर एबल टू गेट सम मार्क्स। इतना करके बस ओरल भी क्वेश्चन कर लोगे तो निपट जाएगा। कोई बच्चे का पूछ रहा है कि सारे क्वेश्चंस अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करना ज़रूरी है क्या? सारे क्वेश्चंस अगर नहीं करना मतलब क्योंकि टाइम अवेलेबल नहीं है इतना, तो तुम ये कर सकते हो कि जो LDR की लिस्ट है वो मैं तुम्हें जब शेयर करती हूँ तो तुम उस लिस्ट के क्वेश्चन कर लो। नंबर 2, जो अपने पास लेटेस्ट 2-3 RTPs आई हैं या जो 2-3 क्वेश्चन पेपर्स लेटेस्ट हैं, उनमें जो क्वेश्चन दिए हैं उनको कर लो, बस इतना भर कर लो। सारों को लिख लिख के मत करो, आप टिक टिक करके कर लो। क्या बोल रहे हो? ओके, तो इनको टिक टिक करके कर लो, बिकॉज प्लेसमेंट क्लियर हो जाए तो काम बन जाएगा कि ये चीज़ यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, और कोई पॉइंट एकदम सर पे से जाए तो उसको छोड़ देना। तुम वैसे मैं अदरवाइज नहीं कभी भी बच्चों को रेकमेंड करती छोड़ देना, बट द पॉइंट इज कि अभी जिस स्टेज पे बच्चा खड़ा होता है जब सीधा एग्जाम के लिए है, तो आप एक आध पॉइंट को लेके इतना पैनिक नहीं कर सकते ना। तो अगर एक दो पॉइंट कुछ उलझन क्रिएट करते हैं उसको स्किप मार्क, रेस्ट ऑफ इट करना, तो स्टेप मार्किंग में ये तो हो जाएगा कि कुछ रीजनेबल मार्क्स ले आए। बस इसी को बार बार अपने दिमाग में डाल लो एकदम शांति से। यार अगर एक आध दो पॉइंट मेरा कम टाइम के चक्कर में, इतने सारे सब्जेक्ट्स के चक्कर में नहीं हो पाए तो कुछ नहीं होता, बाकी रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैं सही कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बस इतना ही अपने दिमाग को काम रखो, ऐसे घबराओ नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ओके। स्टॉक एंड हाँ LDR में प्लीज भिजवा देती हूँ, LDR में भिजवा देती हूँ, बट बस ये है कि ये जो तुम्हारा टेस्ट चल रहा है इसमें मैं ये चाह रही थी यू डू ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट मॉक टेस्ट के टाइम, सेकंड मॉक टेस्ट के टाइम LDR वाले कर लो। फर्स्ट मॉक टेस्ट में तो एटलीस्ट यू डू ऑल। इसके भेज देती हूँ मैं ब्रांच के, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांच के भेज देती हूँ, और सेकंड मॉक टेस्ट में सारे टॉपिक्स के दे दूंगी, तो उधर टाइम कम होगा। क्या बोल रहे बेटा? स्लाइड्स मिल जाएंगी मैम, कैन यू टेल कैलकुलेशन? कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग कॉस्ट पे होता है या सेल्स पे होता है? कॉस्ट पे होता है, सेल्स पे होता है, दोनों पे ही हो सकता है, वैसे कॉस्ट पे होता है जनरली। देखिए अगर आपका अमाउंट ऐसा है, कॉस्ट है मानिए 1 लाख, और वो बोले लोडिंग होनी है 10%, तो इस बात का मतलब आपका इनवॉइस प्राइस 10% इस पे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इट्स ऑन कॉस्ट, तो वो हो गया 10,000, तो आपकी इनवॉइस प्राइस 1,10,000 है। अब अगर वो बोल दें इसकी जगह कि भाई हमारी इनवॉइस प्राइस है 2,20,000 और हमारी जो लोडिंग है वो है फॉर एग्जांपल 10% ऑन कॉस्ट, अब यहाँ हम अटकने लगते हैं। तो ऐसे अटकने का कोई ऐसा मेजर बात होना ही नहीं चाहिए। हमारी कॉस्ट पता नहीं है हमें, तो ये जिस पर भी है ऑन कॉस्ट है ना, ऑन कॉस्ट, तो आप कॉस्ट को 100% मान लो, तो लोडिंग जुड़ती है परसेंट में तो वो 10 है, तो इसका मतलब 110% IP है। आई होप आप समझ पाए मैंने क्या बोला। तो 110% बराबर 2,20,000, तो 100% बराबर क्या होगा? तो 2,20,000 इंटू 100/110, तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख। तो किसी पे भी हो सकती है क्वेश्चन के, अगर वो ऑन कॉस्ट है तो ऑन कॉस्ट होगी, ऑन IP है तो ऑन IP हो जाएगी, दे कुछ दे निकालना कुछ और हो तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। एक बार इस कैलकुलेशन को देख लेना, जिन भी 2-3 लोगों ने बोला है हाउ इज इट गोइंग ऑन, एक बार शांति से देख लो उसको। चलो, सो एट दिस पॉइंट आई एम क्लोजिंग द क्लास, बट आई वुड बी मोर देन हैप्पी इफ I can be of help to anybody who has been my student or not.
किसी को लगता है कि किसी भी पॉइंट पे ये वाला पोर्शन मैम के साथ डिस्कस हो जाए तो बता सकता है। जो बच्चों का मोस्ट कॉमन नीड निकल के आएगी वो हम कर लेंगे, और ये टॉपिक को जितना मैंने कहा एटलीस्ट उतना आप प्रिपेयर कर लें ताकि एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर पाएँ। और इसके अलावा कहीं पे कोई गैप लगता है, कुछ लगता है, तो बिना चिंता के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई कैन लुक इन टू इट एंड वी कैन डिस्कस। कहीं कोई डाउट्स होते हैं, कुछ होता है, वील क्लियर इट आउट। तो अभी अपना जुलाई एंड में हम खड़े हैं, वी हैव गॉट अगस्त विद अस, सो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली कुछ नहीं तो 30+ डेज आराम से, तो हो सकती हैं चीज़ें। बस मन को शांत रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें बता रही हूँ अकाउंट्स का पेपर बहुत टफ नहीं आता, नहीं आता। बड़ा है अकाउंट्स लेकिन पेपर बहुत टफ नहीं आता। हमारे पैनिक की वजह से, हमारे अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से, एक दिमाग में एक होता है ना कि यार ये टफ आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। इन वजहों से ना हम जब पेपर करते हैं तो एक हम क्या बोलूँ मैं, प्री कंसीव्ड माइंडसेट के साथ कर रहे होते हैं, एंड दैट टू अ नेगेटिव माइंडसेट, जिसकी वजह से हम पेपर स्पॉइल कर लेते हैं। उसी को अगर आप पेपर को करो विथ एन ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, विथ लॉट ऑफ आई वुड से पॉजिटिविटी कि यार there are things, I'm pretty sure कुछ ना कुछ इतना तो मिल ही जाएगा, that I'm able to reach exemption, you will find it। मतलब you just need to have that। कई बार शायद तुमने देखा हो बचपन में, कभी कोई गेम्स देखे हो मूवीज में और अलग अलग सीरियल्स में, इन सब में, तो ऐसे गेम्स दिखाए जाते थे जिसके अंदर एक कमरा है जिसमें बहुत सारा कचरा कुछ पड़ा हुआ है, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड 10 balls 20 balls, या फिर रेड कलर के एलिमेंट्स, या वो कई बार मैगजीन में आता था कि वो 2 हैं तो उनमें तुम्हें डिफरेंस निकालना है, सिर्फ छांटना होता था। एंड देन देयर इज अ टाइमर ऑल्सो, तो आपको इतनी देर में ये पूरे मेस्ड अप जो रूम है इसमें से ढूंढ के ये पर्टिकुलर चीजें निकालनी है, स्टार्स, बॉल्स, समथिंग, और लोग लग जाते थे टक 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 ढूंढ रहा है। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन योर एग्जाम ऑल्सो। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, अगर आपने वो काम कर लिया कि पेपर दिया है मेरे सामने, 3 घंटे का पेपर है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है, शांति से 15 मिनट पेपर को स्कैन करो। अब होता क्या है, हम डिस्क्रिप्टिव देख रहे हैं, एमसीक्यू सोच रहे हैं, हम डिस्क्रिप्टिव 1 देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं 6 का है। ऐसा नहीं करना है ना यार, शांति से एक एक करके देखो कि यार जो देख लिया ना, अब वो मैं सही से उसका डिसीजन ले लूं। तो आप 15 मिनट स्कैन करो पेपर, उसके बाद एक अपने साथ पेंसिल रखो, पेन रखो, जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है यार ये तो बनता ही है, ये तो आता ही है, उधर एक छोटा सा डॉट लगा दो, उधर साइड में छोटा सा डॉट लगा दो, तो उससे आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जा रहा है। आगे जाते जाओ, आगे जाते जाओ, देखते जाओ कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जिससे फेमिलियर हो, जो टॉपिक्स कंट्रोल में कंफर्टेबल है, एडजस्टमेंट्स आते हैं, फटाफट रीडिंग करके एक स्कैन मारो, डॉट 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 लगाते जाओ। इतना तो छांट लो कि जो तुम्हारे कंफर्ट है, जो तुम्हारे लिए ईजी बनता है, उन टॉपिक्स को छांट लो। अब उनको छांटने के बाद इतने जो आपने पिक कर लिए उनका मत सोचो जो नहीं करे, उनका सोचो कि इतने तो आते हैं, दैट्स इट। अब इनको करना शुरू करो। इनको करना जब शुरू करो तो क्वालिटी का ध्यान रखो, ऑफ कोर्स कि जब कर रहे हो तो जीरोस कम ज्यादा ना लगा दो, वर्किंग नोट्स प्रॉपर लिख रहे हो, सिली मिस्टेक ना आए, बट अंदर ये भी रखो कि बहुत धीरे नहीं जाना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम बार्ड है। तो अपने आप को आपको बेटू मोटिवेट भी करना है, अपने आप को पुश भी करना है, और अपने आप को काम भी करना है। तो एकदम ही नहीं ढीले पड़ जाना है, बट स्ट्रेस में नहीं आना है, एक बैलेंस्ड माइंडसेट रखना है। पेपर में से जब इतना छाट लिया और उसको करना स्टार्ट कर रहे हो, अगर मैं बच्चों को नॉर्मली कहती हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिकल पेपर में आप 90+ मार्क्स का तो अटेम्प्ट करें ही, बट अगर आपने छाटा और आप 70 मार्क्स का भी करके आ पाए बाई चांस, बट आपने 70 मार्क्स का बहुत अच्छी क्वालिटी का किया है, कि आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने सारे एडजस्टमेंट सही किए हैं, तो भी एग्जामिशंस आ जाती हैं। तो क्यों ही हम पैनिक करें, क्यों इतनी चिंता करें। पर चिंता करने से क्या होता है ना, जो आता है वो भी घबराहट में गलत कर देते हैं, जो नहीं आता वो तो यूं भी नहीं आता, तो क्या ही फायदा होगा। तो बस सुबह उठो, अपने आप को रिमाइंड करो सब अच्छा होना है। कोई नेगेटिविटी आए, कोई पॉइंट को देख के ऐसा लगे कि ये आ गया तो ये भी आ गया, तो ये भी आ गया, तो मुझे इतने सारे पॉइंट्स नहीं आते, फिर अपने आप को रिमाइंड करो ऐसा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट को ही नहीं पता ये जो तुम छोड़ के जा रहे हो यही देगा, ऐसा नहीं होता, या यही है तुम्हारी वीकनेस है, ये ऐसा नहीं होता। वो भी पॉइंट्स होते हैं जो आते हैं, वो भी होते हैं जो नहीं आते, तो जो आते हैं उनको हम अच्छे से करके आ जाए तो काम हो जाता है। मैं खुद बताऊं, अपने पेपर में जब मैं जाती थी, फाइनल वाला टाइम स्पेशली बता रही हूँ, पहला पेपर जब मेरा FR का था, FR मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंट्स, सो उसके पहले मैंने कुछ थ्योरी वाले 3-4 चैप्टर्स नहीं किए थे। अब मैं रात में जब कर रही हूँ तो आई वाज लाइक सो टेंस्ड,
बहुत सारे चैप्टर जैसे कंसोलिडेशन, वो तो मैंने एंड में रिवाइज ही नहीं किया था, तो 2-3 दिन पहले तक कभी किया होगा, एंड में बहुत बड़ा फाइनल का कंसोलिडेशन होता है, वो तो रिवाइज भी नहीं किया था। अब टेंशन हो रहा है क्या करूं क्या करूं। देन आई टोल्ड माई सेल्फ शांत 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 शांत। पेपर में अगले दिन जाकर देखा कंसोलिडेशन का 20 नंबर का क्वेश्चन और लिख के रिपीट नहीं किया था। अब टेंशन, होगा नहीं होगा, नहीं 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 ठीक है ना, पहले तो मेहनत की थी, बहुत सारे लिख के क्वेश्चन किए थे, बनेंगे बनेंगे बनेंगे। तो मैं मानो घड़ी से 15 मिनट बचे थे, इट वॉज 4:45, 5 बजे पेपर समाप्त होना है। अब नाउ आई हैड टू चूज कि एक वो क्वेश्चन टेकअप करूं क्या जिसके अंदर 2-3 पार्ट्स हैं, या वो क्वेश्चन टेकअप करूं जिसमें कंसोलिडेशन एक अकेला शायद 14 नंबर का था। व्हाट शुड आई डू? तो मैंने कहा आई विल टेकअप कंसोलिडेशन। पहले बहुत प्रैक्टिस करी, अभी रिसेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ देखते हैं, स्टेप मार्किंग में तो मार्क्स आएंगे। 5 बजे घंटे बजे टन और बैलेंस शीट टैली, तो नहीं भी होती अगर टैली तो भाई स्टेप मार्किंग के तो मार्क्स मिलते हैं ना। पुरानी मेहनत करी कभी वेस्ट नहीं जाती, पहली बात। और दूसरी बात, पेपर में सब कुछ टफ नहीं आता, थ्योरी टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए नहीं, और जो करे हुए क्वेश्चन थे कई सारे वो आ गए, और कई कई नए भी आ गए, बट उतना तो था ना कि पास हो जाए। ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है, मैं अकेली नहीं, सबके साथ। जितने सीए बने कोई भी ऐसा नहीं है कि पेपर के अंदर कोई बोले मैं तो पूरा ही घोट के हर पेपर में गया था। किसी का कुछ स्ट्रांग होगा, किसी का कुछ छूटा होगा, किसी का कुछ छूटा होगा। माइंडसेट स्ट्रांग रखना जरूरी है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो प्लीज हर दिन हर दिन हर दिन अपने आप को रिमाइंड करो सब अच्छा होना है, एफर्ट कहीं ना कहीं अपना बढ़ाओ, लेकिन छोटी छोटी चीजों को लेके स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है। ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड इट विल बी लेंदी, अकाउंट्स का पेपर विल बी लेंदी, कॉस्ट का पेपर विल बी लेंदी, पेपर्स लेंदी ही आते हैं। तो मैम करें क्या? लिख लिख के जब प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप इतना मैनेज हो जाता है, होने लगता है। जिनकी स्पीड बहुत ही कम है वो क्या करें? तो यार 2 मॉक टेस्ट हो रहे हैं, उनसे थोड़ा हेल्प मिलेगी। बाकी जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो लिख के करो प्रैक्टिस, ओरल से अपने आप को रिफ्रेन करो, लिख के प्रैक्टिस करो। मैम कैसे करें, टाइम कम है? या छोटे जो क्वेश्चन है उनको भले लिख के मत करो, बड़ों को तो लिख के करो। बड़ों को तो जितना, जब तक हाथ नहीं रगड़ोगे तो कैसे काम चलेगा, तभी तो हाथ चलेगा। दूसरों का इसलिए चल रहा है, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत लिख के प्रैक्टिस करी हुई है, हमने पीछे कभी कम करी है, तो अब वो हमें करना पड़ रही है। बट डू नॉट रिफ्रेन फ्रॉम राइटिंग एंड डूइंग। अब भी जितना लिख लोगे ना हाथ एग्जाम में चलने लगता है, ठीक है? एंड यू विल डू वेल, आई नो दैट यू विल डू वेल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and do not worry or panic, and anywhere you feel that you need me, I am there for you. In any form you feel, I am there for you. Okay, chalo, bye bye, take care everybody, God bless you all, bye bye. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।